इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल के बारे में। इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल क्या होता है देखेंगे। इंट्रोडक्शन। इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल इज वन ऑफ द 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स ऑफ द यूनाइटेड नेशन क्रिएटेड इन 1945। ठीक है, 1945 में जब यूनाइटेड नेशन बना तो 6 ऑर्गन बने, उनमें से एक था इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। Its primary responsibility is to coordinate the economic, social related work of 15 specialized agencies, functional commissions, regional commission, which address issues such as poverty, eradication, education, health, gender equality and sustainable development। देखिए, इसको पीछे से समझना शुरू करो। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए, जेंडर इक्वलिटी के लिए, हेल्थ के लिए, एजुकेशन के लिए और पॉवर्टी इरेडिकेशन यानी गरीबी खत्म करने के लिए और इनसे संबंधित कुछ इश्यूज को एड्रेस करने के लिए, समझने के लिए कुछ कमीशन बनाए गए, कुछ रीजनल कमीशन बनाए गए, कुछ फंक्शनल कमीशन बनाए गए, कुछ एजेंसीज बनाई गई। ऐसे करके टोटल 15 स्पेशलाइज एजेंसी बनाई गई, जिसका सोशल और इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन करने का काम किसका है? इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल का है। यानी कि जो भी संस्था है, जो भी कमीशन, जो भी फंक्शनल कमीशन, रीजनल कमीशन, एजुकेशन, पॉवर्टी, हेल्थ, जेंडर इक्वलिटी, रीजनेबल डेवलपमेंट के संबंधित काम करती है, उनको आर्थिक और सामाजिक रूप से मदद दिलाने का काम कौन करता है? इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल करता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आई? हाँ तुम्हारी आवाज पता नहीं गड़बड़ हो जाती है। हाँ सर। चलो, इकोसोक। इकोसोक का मतलब होता है इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल का मतलब होता है इकोसोक इज पाइवोटल इन प्रमोटिंग इंटरनेशनल कोऑपरेशन एंड एडवांसिंग ग्लोबल एफर्ट टू टैकल कॉम्प्लेक्स सोशल एंड इकोनॉमिकल चैलेंजेस। इसमें इन्होंने यूं बोला है भाई साहब, देखो एक सेकंड रुकना, मैं जगह चेंज करूंगा थोड़ी सी। मैं तो इसमें इन्होंने क्या बोला है? इसमें बोला है कि देखो, जो भी आपकी इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल है, उसका सबसे इम्पोर्टेंट पाइवोटल मतलब होता है इम्पोर्टेंट काम क्या है? प्रमोट करना। किस चीज को प्रमोट करेंगे ये लोग? ये लोग प्रमोट करेंगे इंटरनेशनल कोऑपरेशन एंड एडवांसिंग ग्लोबल एफर्ट्स टू टैकल कॉम्प्लेक्स एंड सोशल इकोनॉमिक चैलेंजेस। यानी कि सामाजिक और आर्थिक रूप से जो चैलेंजेस आते हैं उनको टैकल करना और इंटरनेशनल कोऑपरेशन यानी कि सभी देशों के बीच में, सभी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देशों में कोऑपरेशन बनाए रखना और इसी चीज को प्रमोट करना। यानी कि जितने भी आर्थिक और सामाजिक जो भी दुविधाएं आ रही है उनको मैनेज करना, टैकल करना और इंटरनेशनल कोऑपरेशन को प्रमोट करना काम किसका है? इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल यानी इकोसोक का है। ठीक है। उसके बाद मीनिंग क्या कह रहा है? मीनिंग कह रहा है ECOSOC serves as a central forum for discussing and coordinating the economic and social work of the United Nations। यानी कि ECOSOC क्या सर्व करता है? सेंट्रल फोरम फॉर डिस्कसिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग द इकोनॉमिक एंड सोशल वर्क ऑफ यूनाइटेड नेशन। सीधी सी बात है कि यूनाइटेड नेशन में जिस तरीके से आर्थिक और सामाजिक काम को कोऑर्डिनेट करने के लिए कहा जाता है और उसको डिस्कस करने के लिए कहा जाता है, तो उसके लिए इकोसोक जो है, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल जो है, वो सेंट्रल फोरम का काम करती है। मतलब कि सेंट्रल लेवल पे एकमात्र ऐसी अथॉरिटी है जहां पर आर्थिक और सामाजिक काम को लेके डिस्कशन किया जाता है और कोऑर्डिनेशन की बात की जाती है। समझ गए? इट प्रोवाइड्स अ प्लेटफॉर्म वेयर कंट्रीज एंड यूनियन एजेंसीज कोलैबोरेट टू एड्रेस ग्लोबल सोशल एंड इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जहां पर सभी देश आकर, सभी यूनाइटेड एजेंसीज आकर अपने एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट करती है और सोशल और इकोनॉमिक प्रॉब्लम को समझती है, सुलझाती है। एंड एस्टेब्लिश कॉमन पॉलिसीज, और साथ में सभी के लिए कॉमन पॉलिसी का एस्टेब्लिशमेंट भी करती है। ठीक है? ये इट प्रोवाइड से बता दूं। प्रोवाइड से ये बोला गया है कि इट प्रोवाइड्स अ प्लेटफॉर्म, यानी कि एक ऐसी प्लेटफॉर्म का मतलब है जगह प्रोवाइड कराना जहाँ पर सभी देश आते हैं, कंट्रीज आती हैं, यूनाइटेड नेशन की एजेंसीज आती है जो आपस में आके कोलैबोरेट करती है। कोलैबोरेट करना मतलब समझते हो ना, यूट्यूबर कोलैबोरेट करते हैं। कोलैबोरेट करना मतलब साथ में मिलकर आके काम करना। किस चीज के लिए? सामाजिक और आर्थिक समस्याओं से निपटने के लिए
और कॉमन पॉलिसी स्टेब्लिश करना है। कॉमन पॉलिसी स्टेब्लिश करने का मतलब ये कि सभी के लिए एक ऐसी पॉलिसी बनाओ कॉमन, जो सभी देशों के काम आए, सभी देशों की समस्या जो जितनी भी आर्थिक और सामाजिक चल रही है उससे निपटने के लिए काम आए। इस तरह की कॉमन पॉलिसीज आपको बनानी है, आपको बनाई जाती है इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल के द्वारा। इसके बाद अपना नेक्स्ट जो आता है वो होता है काउंसिल डिसीजंस। काउंसिल का डिसीजन मतलब सीधी सी बात है, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल है उसकी जो डिसीजन है वो नॉट एज पावरफुल एज टू दो सिक्योरिटी काउंसिल बट प्ले एन एसेंशियल रोल इन प्रमोटिंग ग्लोबल डायलॉग एंड फोस्टरिंग इंटरनेशनल एक्शंस। यानी कि देखो इन्होंने बोला है कि इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल का जो डिसीजन होते हैं, जो निर्णय होते हैं, वो सिक्योरिटी काउंसिल इतने मजबूत नहीं होते, इतने ताकतवर नहीं होते, लेकिन फिर भी पूरे वैश्विक लेवल पर नहीं ग्लोबल लेवल पर डायलॉग करने के लिए, लेकिन लोगों को अपनी बात रखने के लिए और इंटरनेशनल एक्शन को फोस्टर करने के लिए, फोस्टर मतलब जितने भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो भी काम किए जा रहे हैं उनके ध्यान रखने के लिए एक असेंशियल रोल प्ले करता है कौन? इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। समझे? मुझे तुम्हारी आवाज नहीं आ रही, बता हाँ या ना बोल रहा हूँ। हेलो। हाँ तुम्हारी आवाज बहुत धीरे आ रही, बता बहुत धीरे, मतलब मुझे सुनाई भी नहीं दे रही ठीक से। ठीक है, अब ठीक है, अब बहुत बढ़िया है, शाबाश। चलिए अब अपन बात करेंगे इसके डेफिनेशन के बारे में। डेफिनेशन बोलता है आर्टिकल 61 ऑफ द यूनाइटेड यूएन चार्टर क्या बोलता है? द इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल के शेल कंसिस्ट ऑफ 54 मेंबर्स। कितने मेंबर होंगे? 54 मेंबर होंगे इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल में। ठीक है। द काउंसिल शेल सर्व एज अ सेंट्रल फोरम फॉर द डिस्कशन एंड कोऑर्डिनेशन इकोनॉमिक। तो हो गया ये लाइन अपन पढ़ चुके हैं ना ऊपर अभी। फिर इसमें बोला है दिस रिफ्लेक्ट इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल डुअल फंक्शन। यानी कि इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल के दो फंक्शन है। डुअल मतलब दो फंक्शन है। कौन कौन से? एक तो कोऑर्डिनेटिंग बॉडी है। कोऑर्डिनेटिंग बॉडी मतलब सभी देशों को आपस में बुलाकर उनकी बातें रखकर उनका आपस में कोलैबोरेशन करना, कोऑर्डिनेट कराना इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज पे, ये भी इसका काम है, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल का काम है। इसके अलावा जितने भी ग्लोबल इकोनॉमिक और सोशल एक्टिविटीज होती है उसके लिए पॉलिसी डिस्कशन की जगह भी यही है। लेकिन पॉलिसी कैसे बनेगी, कब बनेगी, कितनी बनेगी, क्या बनेगी, सही बनेगी, गलत बनेगी, ये सब काम भी ये काम यहाँ पे होता है, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल में होता है। जो कि डायरेक्टली किससे कंसर्न होता है? ह्यूमन राइट्स से, डेवलपमेंट से और वेलफेयर से, यानी कि लोगों के मानव अधिकार से, डेवलपमेंट विकास से और वेलफेयर यानी लोक कल्याण से संबंधित चीजें, पॉलिसीज वगैरह पे डिस्कशन भी यहीं पे होता है। इसके बाद आपका फोर्थ पॉइंट आ जाता है फोर्थ पॉइंट बोलता था कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल एंड पर्पस। यानी कि इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल का कॉन्सेप्ट क्या है और इसका पर्पस क्या है, ये देखना है अपने को। तो देखो इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल क्या है? एक ऐसी फोरम है जहां पर मल्टीलेटरल डिप्लोमेसी होती है। मल्टीलेटरल मतलब बहुत सारे देश आके मिलके पॉलिसी बनाते हैं, अपने काम करते हैं, अपने तरीके बताते हैं, तो उसी को कहते हैं डिप्लोमेसी करना। जो कि जिसका फोकस किस चीज पे होता है? हमेशा सोशल और इकोनॉमिक इशू पे, यानी कि सामाजिक और आर्थिक इशू से संबंधित ही इसके काम होते हैं, उसी पे इनका फोकस होता है। इट कोऑर्डिनेट्स द वर्क ऑफ वेरियस यूएन बॉडीज। ये बहुत सारे यूएन की जो संस्थाएं, बॉडीज है, उनके बीच में कोऑर्डिनेट का काम करती है। फैसिलिटेट डायलॉग्स, सभी तरह की अपनी अपनी बातें, सब तरह को, सब इंस्टीट्यूशन को, सभी देशों को अपनी बात रखने का एक प्लेटफॉर्म देती है, डायलॉग करवाती है। एंड मेक्स रिकमेंडेशन टू द यूनाइटेड नेशन ऑर्गन्स इंक्लूडिंग जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल। और जो भी रिकमेंडेशन उसको लगते हैं वो यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली और सिक्योरिटी काउंसिल जैसे बड़ी बड़ी संस्थाओं को अपने रिकमेंडेशन, अपने सुझाव भी देता है। कौन देता है? इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल इज द की एक्टर इन द यूनाइटेड नेशन सिस्टम। इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल सर्व्स एज द फोकल पॉइंट फॉर द डेवलपिंग पॉलिसीज एंड नॉर्म्स रिगार्डिंग द इंटरनेशनल एंड सोशल इकोनॉमिक कॉपरेशन। इसका मतलब क्या है कि देखो जो सोशल इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल जो है ये एक की एक्टर है, बहुत महत्वपूर्ण काम करता है। कहाँ पे? यूनाइटेड नेशन सिस्टम में। कैसे? ये क्या इसका काम होता है? एज अ फोकल पॉइंट फॉर डेवलपिंग पॉलिसी। इसका मेन काम होता है जो पॉलिसीज वगैरह हैं
उनको डेवलप करना, और जो भी नॉर्म्स हैं, जो भी रूल्स रेगुलेशन लिमिटेशन बना रखी है, उनको तैयार करना। कहाँ पर? रिगार्डिंग इंटरनेशनल सोशल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, यानी कि जब भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सामाजिक और आर्थिक कोऑपरेशन की बात आएगी तो उस पर पॉलिसी डेवलप करने का काम और उनके लिए नॉर्म्स तैयार करने का काम भी कौन करेगा? इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल करेगा। अब इसके पर्पस क्या है, पर्पस देखेंगे। पर्पस क्या है? इंटरनेशनल कोऑपरेशन को प्रमोट करना। सीधी सी बात है, बार बार अपन एक ही चीज पढ़ रहे हैं कि इंटरनेशनल कोऑपरेशन को प्रमोट करना है। और क्या करना है? सोल्व ग्लोबल इशू, ग्लोबल इश्यूज को सोल्व करना है। कौन कौन से ग्लोबल इश्यूज हो सकते हैं? जैसे कि पॉवर्टी रिडक्शन, पॉवर्टी रिडक्शन मतलब गरीबी कम करना, मानव अधिकार, हेल्थ एंड एजुकेशन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, ये सारे इश्यूज पे काम भी कौन करता है? सोशल इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल करता है। फिर उसके बाद आता है इन डूइंग सो इट हेल्प मेंबर दैट वर्क टुवर्ड द रियलाइजेशन of the Sustainable Development Goals SDGs set out in the 2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब सीधी सी बात है कि देखो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का गोल अपन लोगों ने, पूरे विश्व ने डिसाइड कर रखा है कि भैया हम सस्टेनेबल का जो गोल है 2030 तक अचीव कर लेंगे। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब ये होता है कि किसी भी तरीके से अपन पॉल्यूशन नहीं करेंगे, पुरानी चीज़ों को लंबे समय तक चलाएंगे, पुरानी बार इस्तेमाल हुई चीज़ों को रिसाइकल कर लेंगे, नेचर को सही तरीके से यूज़ करेंगे। मतलब जिस चीज़ को अपन लंबे समय तक चला सकते हैं उसको उतना लंबे समय तक चलाने को बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, लगातार डेवलपमेंट, विकास बनाए रखने को। तो उसमें जो भी हेल्प वगैरह लगती है, उस एजेंडा को पूरा करने में जो भी हेल्प लगती है, वो भी इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल देगा। इसके बाद इसमें बोला है इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल एम्स टू क्रिएट सिनर्जी बिटवीन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। अब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो होते हैं उनके बीच में सिनर्जी बिठाना, यानी कि उनके बीच में तालमेल बिठाने का काम कौन करता है? इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल करता है। साथ में इंटरनेशनल लेवल पे जितनी भी गवर्नमेंट्स होती हैं उनके बीच में सिनर्जी यानी कि तालमेल बिठाना, सिविल सोसाइटी जो होती है उनके बीच में तालमेल बिठाना। क्यों? बिकॉज सोल्विंग दिस इंटरकनेक्टेड ग्लोबल चैलेंजेस, ताकि लोगों के बीच में सिनर्जी बिठाकर, तालमेल बिठाकर, एक दूसरे के आपस में मदद करवा कर क्या कर सकते हैं? इंटरनेशनल जितनी भी बड़ी बड़ी इंटरकनेक्टेड ग्लोबल चैलेंजेस है, वैश्विक तौर पर जो बड़े बड़े चैलेंजेस हैं उनको सोल्व किया जा सके। है ना हर्ष? ठीक है, यहाँ तक कोई समस्या नहीं सर। बढ़िया। फंक्शंस एज अ इकोनॉमिक काउंसिल, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, क्या काम होते हैं? फंक्शंस क्या होंगे? देखो, ये बहुत सारे रिस्पॉन्सिबल ब्रॉड रेंज ऑफ फंक्शन, यानी कि बहुत सारे काम, ब्रॉड रेंज लंबा चौड़ा फैला हुआ काम काज है इनका। लेकिन प्राइमरी काम क्या है? कोऑर्डिनेशन करना और पॉलिसी फॉर्मेशन करना, और इसके अलावा मॉनिटर करना है। यानी कि जिन भी देशों में जो भी पॉलिसी चल रही है, जो भी इंस्टीट्यूशन बना रखे हैं, संस्था बना रखी है, काम करना लोग है, उन पर निगरानी रखना, मॉनिटरिंग करना, ये भी इनका काम है। तो पहला यहाँ पर फंक्शन आपको देखने को मिलता है पॉलिसी कोऑर्डिनेशन का। पॉलिसी कोऑर्डिनेशन में क्या बोला गया है कि देखो, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल कोऑर्डिनेट द वर्क ऑफ 15 स्पेशलाइज एजेंसीज, यानी कि जितनी भी 15 तरह की स्पेशलाइज एजेंसी इंटरनेशनल लेवल पे, उनके सबके बीच में तालमेल बनाना, कोऑर्डिनेशन करने का काम इनका है। एग्जाम्पल के लिए दे रखा है इन्होंने, जैसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है, यूनाइटेड नेशंस की एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चर ऑर्गेनाइजेशन है। ये इस तरह की 15 ऑर्गेनाइजेशन है जिनके बीच में लोग को कोऑर्डिनेट करना रहता है। इससे क्या होता है? दिस इंश्योर अलाइनमेंट बिटवीन द वेरियस यूएन एंटिटीज वर्किंग ऑन द ग्लोबल एंड सोशल एंड इकोनॉमिक इशूज। यानी कि इसका कहना ये है कि जितनी भी बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं पूरे विश्व भर में जो कि सामाजिक और आर्थिक समस्याओं से निपटने का काम कर रही है, उनके इश्यूज पे डील कर रही है, उनको एक अलाइनमेंट कर देना। अलाइनमेंट कर देना मतलब उनको एक जैसे काम करवाना। सपोज मान लो कोई बड़ा इशू चल रहा है किसी देश के अंदर और हर संस्था अपने अपने हिसाब से अलग अलग काम करेगी तो शायद इतना प्रोडक्टिव नहीं हो पाए, लेकिन सभी संस्थाएं मिलकर अगर एक जैसा, एक तरह से, एक डायरेक्शन में काम करेगी तो वो काम बहुत अच्छे से हो जाएगा। तो उसको कहते हैं अलाइनमेंट करना, यानी कि एक साथ, एक जैसे, एक तरीके से काम करना। फिर उसके बाद इसका क्या काम है? प्रोवाइडिंग रिकमेंडेशन, यानी कि जो जितनी भी जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल के कुछ बड़े बड़े निर्णय होते हैं जो कि सोशल इकोनॉमिक रिलेटेड होते हैं, उसमें अपना रिकमेंडेशन देने का काम भी किसका है? सोशल एंड इकोनॉमिक काउंसिल का है। ठीक है, और किस आधार पर रिजल्ट देती है? इसमें लिखा है ऑन द बेसिस ऑफ रिजल्ट ऑफ इट डिस्कशन एंड डिलिब्रेशन, यानी कि जितने भी उस इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल में जितने भी 54 देश हैं उनके बीच में जो भी डिस्कशंस होते हैं,
जो भी डिलिब्रेशन होते हैं, अपनी अपनी चीज़ें जो लोग बताते हैं आके, उसके आधार पर निर्णय लिया जाता है कि अब कोई इसी चीज़ को किस तरीके से इंटरनेशनल लॉ के तहत जनरल असेंबली और सिक्योरिटी काउंसिल के द्वारा सोल्व किया जा सकता है। इस तरह के सुझाव भी दे सकते हैं, यूनाइटेड नेशन से कुछ भी काम करवा सकते हैं। उसके बाद आता है दिस रिकमेंडेशन गाइड द डेवलपमेंट ऑफ इंटरनेशनल पॉलिसीज एंड एक्शन। जो ये रिकमेंडेशन दिए जाते हैं किसके द्वारा? इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल द्वारा। उससे क्या होता है कि इंटरनेशनल पॉलिसीज को बनाने में और इंटरनेशनल लेवल पे कुछ एक्शन लेने में बहुत मदद मिलती है, बहुत फायदा मिल जाता है। क्योंकि सपोज मान लो इंटरनेशनल लेवल पे कुछ बड़ा डिसीजन लेना है अपन को आर्थिक रूप से, लेकिन उस आर्थिक रूप से संबंधित अगर मान लो इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल ने कोई अच्छा रिजल्ट, अच्छी रिसर्च वगैरह करके कुछ आपको दिया है, डाटा रिकमेंडेशन दिया है, तो आप उनकी बात मानो और उनके हिसाब से चलो। क्योंकि हो सकता है कि उन्होंने जो डाटा कलेक्ट करके दिया, उनकी रिसर्च वगैरह के हिसाब से दिया हो आर्थिक रूप से। फिर आता है फोस्टरिंग ग्लोबल डायलॉग। ग्लोबल डायलॉग को करवाना, उसमें मदद करना, उसको बड़ा करना, यानी कि जितना हो सके वैश्विक स्तर पर बातचीत हो लोगों की, हर देश अपनी अपनी आके बातें रखे इस तरह से। द काउंसिल सर्व एज द प्लेटफॉर्म, एक ऐसा प्लेटफॉर्म करना जहाँ पे हाई लेवल डिस्कशन हो किस बारे में? अबाउट ग्लोबल सोशल इकोनॉमिक एंड ह्यूमन राइट्स इशूज, यानी कि जितने भी ग्लोबल सोशल इकोनॉमिकल और ह्यूमन राइट इशूज है उस पर आकर डिस्कशन हो, हाई लेवल डिस्कशन हो, ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराता है आपका इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। इट होल्ड्स एनुअल सेशन, और क्या होता है साथ में यहाँ पे एनुअल सेशन होते हैं, साल में एक बार एक सेशन होता है जहाँ पर जितने भी मेंबर हैं, जितने भी मेंबर स्टेट है यूनाइटेड नेशन के, उसके बाद जितने भी यूनाइटेड नेशन की एजेंसीज हैं, जितनी भी सिविल सोसाइटीज है या फिर प्राइवेट सेक्टर है, वो अगर क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं सोल्यूशन टू मेजर इंटरनेशनल चैलेंजेस। जैसे शायद आपको पता होगा या नहीं पता होगा, आप कभी न्यूज़ इंस्टाग्राम देखते हो तो अपने यहाँ से इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल में बहुत बार पता है बड़े बड़े सेलिब्रिटी भी जाते हैं। पता है ये बात आपको? नहीं। जाते हैं, भेजा जाता है सेलिब्रिटी को। क्यों भेजते हैं? पहली बात तो ये होती है कि देखो, एक तो आइकॉन है, ठीक है, उनको लोग जानते हैं, समझते हैं। दूसरा ये होता है कि उनके थ्रू अपन अपनी बातें पहुंचाते ही हैं, लेकिन उससे क्या होता है कि सपोज मान लो अपने देश का कोई सेलिब्रिटी गया, तो उस इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल को फिर लोग देखते हैं, उसके बारे में न्यूज़ पढ़ेंगे कि अच्छा शाहरुख खान गया था वहाँ पे, अच्छा अच्छा अच्छा। तो फिर क्या लोगों और अवेयरनेस होगी कि अच्छा सोशल इकोनॉमिक काउंसिल क्या काम करता है, क्या काम नहीं करता है, इस साल क्या क्या निर्णय लिए गए हैं, आगे क्या होने वाला है। फिर वो पढ़ेंगे क्योंकि उनका फेवरेट आदमी को, उनका सेलिब्रिटी कोई गया हुआ है, तो वो देखते हैं उन सब चीज़ों के बारे में, तो इसलिए भेजा जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए अपने यहाँ पे एक बार मुझे याद है भुवन बम जो यूट्यूबर है उसको भेजा गया था, सदगुरु को भेजा गया था, या कोई मूवी स्टार्स है उनको भेजा गया था। तो भेजते रहते हैं। पिछले बार भी शायद कोई गया है, मेरे को नाम ध्यान नहीं आ रहा है, कोई तो फेमस लोग गए हैं। चलिए, इसके बाद आता है अपना मॉनिटरिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग डेवलपमेंट गोल्स। जो भी डेवलपमेंट गोल, उनको इम्प्लीमेंट करना और साथ में उनको मॉनिटर करना कि उन पर काम ठीक से चल रहा है कि नहीं चल रहा है, ये सब चीज़ें। और डेवलपमेंट गोल्स कौन से हैं भाई? सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाले गोल्स। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को पूरा करवाना, इम्प्लीमेंट करवाना, उन पर निगरानी रखने का काम भी किसका है? सोशल और इकोनॉमिक काउंसिल का है। एंड अदर डेवलपमेंट फ्रेमवर्क ट्रैकिंग प्रोग्रेस एंड ऑफरिंग गाइडेंस टू द गवर्नर्स इन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन टू अचीव दिस गोल्स। वही है कि दूसरे कोई से जो डेवलपमेंट काम हो रहे हैं उनका फ्रेमवर्क वगैरह देखना, प्रोग्रेस को ट्रैक करना, गाइडेंस प्रोवाइड करना गवर्नमेंट्स को, ये सब काम भी इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल कर सकता है। उसके बाद आता है अपना स्पेशल फोकस ऑन ह्यूमन राइट्स। ह्यूमन राइट्स पे क्या फोकस है इसका देख लेते हैं। इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल हैज अ मैंडेट टू प्रमोट ह्यूमन राइट्स by supporting activities in the United Nations Human Rights Council and promoting social justice। इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल के लिए बोला गया है कि ये प्रमोट करता है ह्यूमन राइट्स को, इसको मैंडेट को प्रमोट करता है, और साथ ही में जितनी भी एक्टिविटीज़ ह्यूमन राइट काउंसिल के द्वारा की जाती है उसको सपोर्ट करता है, और जो भी एक्टिविटीज सोशल जस्टिस के द्वारा की जाती है उसको प्रमोट करने का काम किसका होता है? इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल का होता है। फिर आता है प्रमोटिंग ग्लोबल इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट। पूरे वैश्विक तौर पर क्या करना है अपन को? आर्थिक और सामाजिक रूप से डेवलपमेंट करना है, इस चीज़ को बढ़ावा देने का काम करता है इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। जैसे कि देखो, फोस्टरिंग इंक्लूसिंग सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट, यानी कि क्या करना है? फिर सबसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट को लेके काम करना, उसको मदद करना है। फिर उसके बाद कुछ इश्यूज को टैकल करना है, जैसे कि इनइक्वलिटी जो होती है, असमानता जो होती है, सामाजिक मुद्दा है, अनएम्प्लॉयमेंट आर्थिक मुद्दा है, एक्सेस टू बेसिक सर्विस, लोगों के पास बेसिक सर्विस नहीं है, 2 वक्त के खाने के कपड़े नहीं है, 2 वक्त के खाने की रोटी नहीं है, पहनने को कपड़े नहीं है, रहने को जगह नहीं है, तो उन लोगों के लिए भी विचार कर सकता है कौन?
अपना इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। ठीक है, फिर आता है स्ट्रक्चर एंड वर्किंग फॉर इकोस। ठीक है, स्ट्रक्चर और वर्किंग कैसा है, सबसे पहले देखेंगे कंपोजिशन। कंपोजिशन में क्या है कि देखो टोटल 54 मेंबर्स होते हैं जो कि जनरल असेंबली के द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं फॉर 3 ईयर टर्म्स, यानी कि 3 साल के लिए जनरल असेंबली टोटल 54 मेंबर्स को अपॉइंट करता है। वो फिर अपना काम इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल में बैठ के करते हैं। जैसे कि कैसे एलोकेशन ऑफ सीट देखेंगे कैसे हुआ है। 14 सीट दी है अफ्रीकन नेशन को, यानी कि अफ्रीका के लोगों को 14 सीट दी है। एशियन कंट्रीज को 11 दी है। लैटिन अमेरिका और कैरिबियन को 10 दिए। वेस्टर्न यूरोप और अदर स्टेट को 10 दिए। ईस्टर्न यूरोप स्टेट को 6 दिए। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं सर। इसके बाद आता है ईच मेंबर कंट्री हैज 1 वोट। हर जो कंट्री होगी वो अगर मान लो कभी वोटिंग वगैरह करनी पड़ी तो उसका एक जने का 1 वोट माना जाएगा। ठीक है, और डिसीजन कैसे आएंगे, डिसीजन बाय 2/3 मेजोरिटी, जो कि नॉर्मल आते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में भी। फिर आता है कमेटी एंड फंक्शनल कमीशन। इन्होंने बोला कि यहाँ पे वेरियस वेराइटी, बहुत सारी कमेटी, बहुत सारे फंक्शनल कमीशन हो सकते हैं, जैसे कि कमीशन ऑन ह्यूमन राइट्स, कमीशन ऑन सोशल डेवलपमेंट, कमीशन ऑन स्टेटस ऑफ वुमेन, ये सब चीज़ें हो सकती है। फिर रीजनल कमीशन एक होता है। इसमें क्या होता है कि जो रीजनल कमीशन होते हैं, यानी कि एरिया के हिसाब से जो कमीशन बना रखे होते हैं उनके साथ कोलैबोरेट करना। जैसे कि कौन कौन सी अभी तक लोकल एरिया में एक ऑर्गेनाइजेशन बना रखी है, इन्होंने कमीशन बना रखे हैं। तो एक है इकोनॉमिक कमीशन फॉर अफ्रीका, यानी कि अफ्रीका के लिए अलग से एक इन्होंने कमीशन बना रखा है। ठीक है, उसी तरीके से इकोनॉमिक कमीशन फॉर लैटिन अमेरिका एंड कैरिबियन, सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड पैसिफिक, सोशल कमीशन फॉर वेस्टर्न एशिया, सोशल कमीशन फॉर द यूरोप। इस तरह के कमीशन भी बना रखे हैं अपने देश के अंदर। ठीक है, देश के अंदर नहीं, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल है। सर वापस से बता दो। इसमें मैंने ये बोला है, इसमें तो कुछ भी नहीं, इसमें समझने का कुछ नहीं है। इसमें बस ये है कि रीजनल, यानी कि जगह पर पर्टिकुलर किसी पर्टिकुलर एरिया में काम करने के लिए इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल अपने क्या बना लेता है, कमीशंस बनाता है। और ये सारे बस कमीशन के नाम है, 1 2 3 4 ये ना खाली नाम है, इनमें समझने का कुछ नहीं है। उसके बाद आ जाओ सेशन। सेशन जो होता है साल में एक बार होता है, और वो हाई लेवल सेगमेंट का होता है, जिसमें सारे स्टेट के हेड आना चाहिए, सारे मिनिस्टर्स बुला लेते हैं, टॉप के ऑफिशियल जिनको जरूरत लगता है उनको बुला लेते हैं। और ये कब होता है, साल में एक बार। द काउंसिल आल्सो होल्ड सब्सटेंटिव सेशंस। काउंसिल के क्या होते हैं, बहुत सब्सटेंटिव और इफेक्टिव सेशन होते हैं। एंड एडॉक मीटिंग एज रिगार्ड द ग्लोबल इवेंट। जब भी कोई इमरजेंसी लगती है तो इम्पोर्टेंट मिशंस तो ले ही सकते हैं फाउंडर साहब। इसके अलावा क्या करना है, जो एक फोल्डर अपन ने डेमो का बना रखा है। हेलो 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 हेलो, हाँ मैं क्या बोल रहा हूँ, किस बारे में बोला अभी, क्या मैं अभी किस बारे में बोल रहा था, सेशन के बारे में। हाँ, जो भी सेशन वगैरह होते हैं वो साल में एक बार होंगे, जिसमें सभी देश के राष्ट्रपति आएंगे, टॉप के ऑफिशियल्स आएंगे, मिनिस्टर्स आएंगे। उसके बाद इसमें सब्सटेंटिव सेशन होंगे। सब्सटेंटिव सेशन मतलब जैसे कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक पे छोटे छोटे सेशन ले सकते हैं, एडहॉक मीटिंग करवा सकते हैं। एडहॉक मीटिंग का मतलब होता है एक मीटिंग जैसी मीटिंग, जो कि मीटिंग नहीं है लेकिन मीटिंग जैसी मीटिंग कराना, उसको बोलते हैं एडहॉक मीटिंग कराना। ठीक है, एडॉक मतलब एडहॉक मतलब उसके जैसा दिखने वाला। जब जैसे अपन ने कोई जज है, एक बोलते हैं एडहॉक जज, यानी कि वो जज नहीं है लेकिन उस जज की जगह पे काम कर रहा है। उसी तरीके से कोई ये मीटिंग नहीं है लेकिन मीटिंग की तरह मिलना किसी इवेंट में। जैसे मान लो कोई ग्लोबल इवेंट हो रहा है, कोई बहुत बड़ा कार्यक्रम हो रहा है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, तो वहाँ पर आपको मीटिंग रख लेनी है। तो वो अकॉर्डिंग टू लॉ वाली मीटिंग नहीं है जिसमें सब लोग बैठ के डिस्कस करेंगे, लेकिन एक जनरल मीटिंग है जिसको एडहॉक मीटिंग कहा गया है। ठीक है, अब इसका प्रेसिडेंट कौन होगा, तो इसमें बोला कि भैया इस काउंसिल का प्रेसिडेंट इलेक्ट किया जाएगा बाय काउंसिल मेंबर्स एनुअली, यानी कि जो भी इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल के जितने भी 54 मेंबर्स हैं वो आपस में मिलकर डिसाइड करेंगे हर साल के लिए कि इस साल हमारे काउंसिल का अध्यक्ष कौन होगा, प्रेसिडेंट कौन होगा। द प्रेसिडेंट रोल टू लीड इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल डिस्कशन, मैनेज इट्स सेशन, रिप्रेजेंट द काउंसिल इन इट्स रिलेशन विद अदर यूएन बॉडीज।
वही सारी बात है कि इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल का काम क्या होगा कि उसको सारे डिसीजन को हेड करना, ठीक है, डिसीजन लेना, बड़े बड़े सारे सेशन को मैनेज करना, जितने भी काउंसिल्स वगैरह होती हैं उनको रिप्रेजेंट करना, ये सब चीज़ें काम है इनके। फिर आता है रिलेशनशिप विद अदर ऑर्गन्स, जितने भी दूसरे ऑर्गन्स हैं यूनाइटेड नेशन के, उनके साथ क्या क्या रिलेशन है इनका। तो सबसे पहला जनरल असेंबली। जनरल असेंबली के साथ क्या है कि इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल में जो भी काम होता है उसकी डायरेक्ट रिपोर्ट जाती है किसको, जनरल असेंबली को। कितनी बार जाती है, साल में एक बार, यानी कि एनुअली। उसमें सारे अपडेट, सारी एक्टिविटी, सारी प्रोग्रेस, इम्प्लीमेंटेशन, इंटरनेशनल फ्रेमवर्क सब आपको बताने पड़ेंगे कि आपने क्या करा क्या नहीं करा। फिर आता है रिलेशनशिप विद द सिक्योरिटी काउंसिल। सिक्योरिटी काउंसिल के साथ क्या रिलेशन है इसका देख लेते हैं। इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल कोऑपरेट विद द सिक्योरिटी काउंसिल। सिक्योरिटी काउंसिल साथ कोऑपरेट करता है किन किन चीज़ों में, अगर मान लो कोई इशू आता है जो कि इकोनॉमिक सैंक्शन से रिलेटेड है, पीस बिल्डिंग यानी शांति बनाए रखने से संबंधित है, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट इनकी मानवता को कोई सहायता की जरूरत है तो उससे संबंधित है। कहाँ पर, लेकिन जहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट जोन, अभी वॉर हो रहे हैं, ठीक है, या फिर सत्ता पलट हो रही है, दंगे हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा बुरी स्थिति है, तो वैसे जो चैलेंजिंग वाले जोन रहते हैं वहाँ पर इकोनॉमिक सैंक्शन लगा देना, शांति बनाने का प्रयास करना और ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट प्रोवाइड करने का काम किसका होता है, इकोनॉमिक सोशल काउंसिल का होता है। लेकिन वो किसके साथ मिलकर करती है, सिक्योरिटी काउंसिल के साथ मिलकर करती है ये सब काम। फिर इट एड्रेस द रूट कॉज ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट। इससे क्या होता है कि जो रूट कॉज है, जो जड़ की जो दिक्कत है वो पकड़ में आ जाती है, इंक्लूडिंग प्रॉपर्टी, जैसे कि मान लो कोई गरीबी है, कोई इनइक्वलिटी है, कोई सोशल अनस्टेबिलिटी है। ये सब चीज़ें क्या है कि बहुत बड़े बड़े सोशल इशूज है, ये इंसान को समझ में पढ़ने में आ जाते हैं अगर मान लो इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल सिक्योरिटी काउंसिल के साथ मिलकर काम करती है, कोऑपरेट करके काम करती है। तो ये जो भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो बड़े बड़े मुद्दे चल रहे हैं उनको आसानी से समझा जा सकता है, उसको सोल्यूशन निकाला जा सकता है। फिर आता है कोलैबोरेशन विद द स्पेशलाइज्ड एजेंसीज। जितनी भी स्पेशलाइज्ड एजेंसीज हैं उसके साथ क्या करना है, इनको कोलैबोरेट करना है, मिलके काम करना है। यानी कि इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल सबसे ज़्यादा क्लोजली किसके साथ काम करती है, स्पेशल एजेंसीज के साथ। जितनी भी स्पेशल एजेंसीज हैं यूनाइटेड नेशन की, उनके साथ मिलके काम किया जाता है। सच एज अ वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड बैंक भी उसमें आता है, IMF भी आता है, WHO भी आता है, ये सब चीज़ें। एंड टू इम्प्लीमेंट कोऑर्डिनेटेड पॉलिसीज इन एरिया लाइक हेल्थ, एजुकेशन, इकोनॉमिक्स, ग्रोथ, ये सब जो इशूज़ हैं इनके लिए इनको कॉर्पोरेट या फिर कोलैबोरेट करना पड़ता है। किनके साथ, UN की स्पेशलाइज्ड एजेंसीज के साथ। किसको करना पड़ता है, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल को। ठीक है, यहाँ तो कोई समस्या नहीं सर। अब जो इसका कंक्लूजन है वो लगभग वैसे ही है जैसा मैंने इंट्रोडक्शन में मीनिंग पढ़ा। इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल जो है ये क्या है, एक सेंट्रल बॉडी है, सेंट्रल की बॉडी है, यानी कि केंद्र की बॉडी है, उससे बड़ा कोई नहीं है। जब आप सामाजिक और आर्थिक चीज़ों संबंधी बात करोगे, कहाँ पर है, यूनाइटेड नेशन के अंदर है। इसका काम क्या है, इसका काम है कोऑर्डिनेट करना द एफर्ट्स ऑफ एजेंसी। जितनी यूनाइटेड नेशंस की एजेंसी जितने प्रयास कर रही है उनको आपस में कोऑर्डिनेट करने का काम इसका है, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल का है। और इंटरनेशनल कोऑपरेशन को बढ़ावा देना, जितनी भी ज़्यादा हो सके आर्थिक रूप से इकोनॉमिक कोऑपरेशन को, इंटरनेशनल कोऑपरेशन को बढ़ावा देना, सोशल इंटरनेशनल कोऑपरेशन को बढ़ावा देना, ह्यूमैनिटेरियन इश्यूज को बढ़ावा देना, उनको सोल्व करना। इट प्रोवाइड्स अ प्लेटफॉर्म फॉर द ग्लोबल डायलॉग। और क्या होता है कि यहाँ से ग्लोबल डायलॉग का प्लेटफॉर्म मिलता है, यानी कि ऐसा प्लेटफॉर्म मिलता है जहाँ पे ग्लोबली सभी देश के लोग अगर अपनी अपनी बात रख सकें, ऐसा डायलॉग करने का मौका मिलता है। डायलॉग करने का मतलब होता है दो लोग जब आपस में बात करते हैं डायलॉग बोलते हैं। फिर फैसिलिटेट द इम्प्लीमेंटेशन एंड डेवलपमेंट गोल। जितने भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट के गोल बने हैं 2030 तक, उसको इम्प्लीमेंट करने में फैसिलिटी प्रोवाइड कराना। एंड प्लेज अ एसेंशियल रोल इन एडवर्सिंग पॉवर्टी। बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करना पड़ता है जब आप गरीबी को मिटाने की बात करते हो, गरीबी कम करने की बात करते हो, मानव अधिकार, ह्यूमन राइट्स की बात करते हो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हो, तो इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है किसका, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल का। फिर बोला गया है डिस्पाइट चैलेंजेस इन द रिप्रेजेंटेशन एंड पॉलिटिकल डायनामिक, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल कंटिन्यूज टू बी क्रूशियल इन एडवांसिंग इंटरनेशनल पीस, प्रॉस्पेरिटी, फोस्टरिंग एंड इक्विटेबल एंड सस्टेनेबल ग्लोबल फ्यूचर। इनका कहना है कि देखो आने वाले समय से, बहुत समय से पॉलिटिकल डायनामिक्स और रिप्रेजेंटेशन की बहुत कमी रही है, लेकिन उसके बावजूद भी इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल ने क्या करा है, कंटिन्यू इंटरनेशनल पीस को मेंटेन करने में, एडवांस करने में मदद करी है। प्रॉस्पेरिटी यानी कि शांति तरीके से काम हो ऐसा माहौल बना रखा है। फोस्टरिंग इक्वलिटी यानी कि सबके साथ समानता से बिहेवियर हो ऐसा माहौल बना रखा है। और सस्टेनेबल ग्लोबल फ्यूचर लोग अचीव कर पाए
वो सब काम इनको करना पड़ते हैं। समझ गए? यस सर। बहुत बढ़िया।